नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर आ रही पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान ठोकने वाले हैं बड़ा मुकदमा। और इसी के साथ में आपको बताएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री का जबरदस्त विरोध दिखाए काले झंडे, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के अंदर बीजेपी का जहाँ पर एक और कश्मीर से क्लीन स्वीप हो चुका है, वहीं पर दूसरी और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आखिर क्या कुछ है, पूरी खबर आपको बताएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की एक एक मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि उनकी एक एक मांग जायज मांग है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करके उसके कानून को ठीक साबित करने में क्यों लगी हुई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों का समर्थन अपने आप को दिखा रही है, उस पर आप लोग का क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को उतारने के बाद भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका लगा है, जहां पर कश्मीर की जनता ने बीजेपी को 140 में से केवल 3 सीटें दी है। और जम्मू के अंदर बीजेपी की हालत और बुरी हो गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2016 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी, और जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन आ रही बड़ी अपडेट की माने तो बीजेपी को केवल 3 सीटें कश्मीरी रीजन में मिली है, और जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन पिछली बार के परफॉर्मेंस के हिसाब से बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट हुआ है। जबकि भाजपा का दावा है कि धारा 370 हटाकर उन्होंने जनता की बात मानी है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता उनके साथ में खड़ी है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर जहां पर 280 सीटों में से 112 सीटों पर कश्मीर का महागठबंधन आगे चल रहा है, और दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जिसको 27 सीटें मिली है, और इसी के साथ में अन्य लोगों को मिली सीटों का आंकड़ा भी 53 है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो जितनी भी सीटें जीती है सारी जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू में जीती है, और केवल 3 सीटें बीजेपी को कश्मीर में हाथ लगी है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत पहले भी कश्मीर में जैसी थी वैसी ही है, लेकिन जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीटों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर कृषि कानून को लेकर किसी मंत्री का बयान कहा किसानों के नेताओं से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के नेताओं ने कहा कि नकली संगठन से बातचीत करके मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से ऐसे संगठन का समर्थन लिया जा रहा है जो एक एक दिन 2-2 दिन में बन रहे हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने ही सारे किसान संगठन का समर्थन बीजेपी को है, तो कृषि कानून में भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने को क्यों तैयार हो गई। यानी बीजेपी के मंत्रियों की ओर से भी 2 अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो जिस किसान की फोटो लगाकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार करके बताया था कि किसान बहुत खुशहाल है और किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, अब उसी किसान ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस किसान की फोटो लगाकर एडवर्टीजमेंट की गई थी, वह सिंगू बॉर्डर पर बैठे मौजूद मिले। जब उनको पता चला कि उनका पोस्टर का इस्तेमाल करके बीजेपी कृषि कानून का समर्थन कर रही है, तब उनकी ओर से अब भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लीगल नोटिस भेजने की तैयारी है। एक और अपडेट की माने तो कृषि मंत्री बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों ने टाला फैसला। कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रपति भवन का रुख करने वाली है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के समर्थन और विरोध की आवाजें एक बराबर दिखाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से जरूर की जा रही है, लेकिन किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के तमाम कोशिश के बाद भी बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो फिर से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार जहां पर रोज ऐसे किसान संगठनों से मिलकर कानून के समर्थन की बात कर रही है, तो आंदोलनकारी किसान संगठनों ने भी समर्थन दिखाकर बीजेपी को झटका दिया है। यानी उनका जो समर्थन है किसानों का, जो सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के अनेक बॉर्डर पर मौजूद है, उनके भी बढ़ते समर्थन से बीजेपी टेंशन में है। और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि सरकार अभी भी प्रदर्शन कर रहे यूनियन के साथ बातचीत करने को तैयार है। दूसरी तरफ किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा कि आगे की बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बुधवार को फैसला लिया जाएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों का आरोप, कहा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किसान संगठन बताकर बीजेपी उनसे मीटिंग करके समर्थन ले रही है। इसी के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को अंबाला के अंदर किसानों ने विरोध करते हुए घेर लिया। आक्रोशित किसानों ने काबू किए जाने से पहले ही मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, यहाँ तक कि जबरदस्त हंगामा हुआ। किसानों ने सीएम के काफिले में शामिल हरियाणा के भाजपा के पूर्व प्रधान सुभाष बराला की गाड़ी को भी निशाना बनाया। किसान शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाकर विरोध व्यक्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने चालाकी दिखाते हुए मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से
निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद मामला आगे बढ़ गया और करीब 1000 से ज्यादा किसान मौके पर मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अम्बाला में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा के समर्थन में मंगलवार को जनसभा को संबोधित करना था। सीएम के अम्बाला आगमन की सूचना मिलते ही सैकड़ों किसानों ने सिटी के अग्रसेन चौक पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक और अपडेट की माने तो अन्ना हजारे ने कृषि कानून को लेकर खुला ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र के खिलाफ करेंगे अपना अंतिम अनशन। आपको बता दें कि मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि अनशन उनकी जिंदगी का अब ये आखिरी अनशन होगा। आपको बता दें कि मशहूर समाज सेवी और अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरे अन्ना हजारे अब किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में अन्ना हजारे 2011 से बड़ा मूवमेंट करेंगे? ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि जब तक अन्ना हजारे मोदी सरकार या बीजेपी के नीतियों को लेकर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तब तक यही सवाल उठता रहेगा कि 2011 का आंदोलन बीजेपी के समर्थन से चल रहा था। यानी अगर अन्ना हजारे सच में समाज सेवा करते हैं तो उनको अब बीजेपी सरकार के कानून के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। और ऐसे में देखते हैं कि क्या अन्ना हजारे सच में ऐसा करते हैं या फिर केवल बयान दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो किसी कानून पर मंत्री के साथ कोई बैठक नहीं हुई, न ही कोई निमंत्रण मिला है। राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। और एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी ने यूपी के अंदर अपनी राजनीति शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को चैलेंज देते हुए उन्होंने डिबेट पर बुलाया, लेकिन न तो शिक्षा मंत्री पहुंचे न स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। जिसके बाद मनीष सिसोदिया बोले, कहा यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। इस कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल की खुली बहस को लेकर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो हम उन्हें खुली बहस की चुनौती देते हैं। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री ने आकर उनके साथ बहस नहीं की, जो स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि बीजेपी के नेता शायद शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। एक और जानकारी की माने तो संबित पात्रा बोले, कहा पॉलिटिक्स इंतजार कर सकता है, विकास नहीं। लोग पूछने लगे झूठ बोलने का कितने लोग हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजनीति और विकास को लेकर ट्वीट किया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पॉलिटिक्स इंतजार कर सकता है, डेवलपमेंट इंतजार नहीं कर सकता, ये बयान दिया। जिसके बाद यूजर्स ने उनको ट्रोल करते हुए पूछा कि सुबह सुबह झूठ बोलने का कितना लेते हो। आपको बता दें कि इसी के साथ कई और लोगों ने लिखा कि देश के सरकारी संस्थानों को बेचने को संबित पात्रा डेवलपमेंट बताते हैं, ना ही खुद के 8000 करोड़ के प्लेन खरीदने पर कुछ बोलते हैं। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आ रही बड़ी जानकारी की माने तो जिस वजह से तो ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ईसाई समुदाय के ने कौन सा गुनाह किया है कि क्रिसमस पर छुट्टी नहीं दे सकती केंद्र सरकार। एक और अपडेट की माने तो अहमद पटेल के जाने के बाद सचिन पायलट को लेकर बनी कमेटी में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी में कुछ महीनों से मचे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट की मांगों को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी में बदलाव होने जा रहा है। पार्टी से अब अहमद पटेल की जगह अंबिका सोनी को लाने की तैयारी है। गुटबाजी की सुगबुगाहट को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो गई है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी पर जमकर बरसे राजभर, कहा झूठ बोलने वाली पार्टी है, मगर कांग्रेस ने भी कभी ऐसा ही किया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर आगरा पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष के साथ मिशन 2022 को लेकर बैठक की। राजभर ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए और संगठन को और मजबूत करे। इसी के साथ राजभर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे। भाजपा हिंदू और मुस्लिम के विभाजन की राजनीति करती है, कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। राजभर ने कहा कि दुनिया में यदि झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी यानी भारतीय झूठ पार्टी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और AIMIM के बीच में गठबंधन और उनके साथ में शिवपाल यादव के जाने को लेकर भी कई सारे सियासी चालें शुरू हो गई है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के मंच पर कांग्रेस विधायक ने मचाया धमाल तो दिग्विजय सिंह ने दे दी शाबाशी। आपको बता दें कि अनूपपुर में बीजेपी ने सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के विधायक सुनील सराफ को आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह बात विधायकों को नागवार गुजरी और मंच पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा कि शाबाश सुनील,
हर कांग्रेस जन को भाजपा के ढोंग को उजागर करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। और एक और अपडेट की माने तो टेंट सिटी बन गया सिंघू बॉर्डर, ठंड से बचने के लिए बना माकूल आसियाना। और इसी के साथ में डीडीसी चुनाव में पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 3 सीटें मिली, जिसको लेकर बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है और कह रही है कि भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के पॉलिसी को लेकर अगर जम्मू कश्मीर की जनता खुश होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को 140 में से 3 से ज्यादा सीटें देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और अपडेट की माने तो कृषि आंदोलन को लेकर बोले नरेंद्र तोमर, कहा हम बातचीत के लिए तैयार है लेकिन तारीख हम तय करेंगे। इसी के साथ में प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने खोला दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता। और एक और अपडेट की माने तो आरोप मुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश वापसी के लिए सहूलियत प्रदान करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उन विदेशियों को उनके देश भेजने में सहायता करे जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में विभाग के किसी रास्ते में नहीं आएगा। अगर आरोप मुक्त किए जाने वाले आदेश के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदकों को रिप्रेजेंटेशन पर जल्दी विचार होगा। ध्यान रहे कि 36 विदेशी तबलीगों को कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। और एक और अपडेट की माने तो डीडीसी चुनाव में नतीजे के बाद अब्दुल्ला बोले, कहा 370 बहाली के लिए जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि धारा 370 को बहाल करने के लिए अगर जनता ने मैंडेट दिया होता तो पीडीपी और एमसी जम्मू में भी चुनाव जीत गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टियां अपने अपने तरह से जनता के मैंडेट को देख रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र चाहती है, ये बात पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। एक और अपडेट की माने तो यूपी के किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 300 स्थानों पर आयोजन कराया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार का मानना है कि किसानों का आंदोलन गलत है, मोदी सरकार जो कानून लाई है उससे किसानों का भला होगा। लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है कि अगर मोदी सरकार को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वह कानून में बदलाव करने को तैयार क्यों है। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अब दिन रात किसान संवाद और किसान बातचीत में क्यों जुटे हैं, और कई जगह तो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को किसान संवाद बता दिया गया है। और ऐसे में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 300 स्थानों पर किसानों का सम्मेलन करने वाले हैं उसमें भी शायद बीजेपी के कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। एक और अपडेट की माने तो लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर लगातार हलचलें बढ़ गई है, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम के जाने के बाद उनको उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा नहीं करने पर भी अब सियासत तेज हो गई है। और एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आज से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के सांसदों और विधायकों के घर के बाहर और दफ्तर के बाहर ताली और थाली बजाई जाएगी। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निर्देश दिया है कि बुधवार यानी आज कांग्रेस पार्टी के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस जनों के द्वारा क्षेत्रीय सांसदों विधायकों के आवास के कार्यालय पर जाकर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि 140 में से 3 सीटें जीतकर बीजेपी ऐसे मिठाई बांट रही है जैसे बहुत बड़ा जीत हासिल कर लिया हो। और एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा के निकाय चुनाव तय करेंगे राज्य के अंदर किसान आंदोलन आगे किस तरह का होने वाला है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी भी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। और एक और जानकारी की माने तो तिब्बत के समर्थन में अमेरिका ने पास किया नया कानून, दलाई लामा चुने अपना उत्तराधिकारी, चीन की दखलंदाजी का कड़ा विरोध किया गया है। आपको बता दें कि ये कानून अमेरिका ने ऐसे समय में लेकर आए हैं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन के बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा डेवलपमेंट है। और एक और अपडेट की और रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से निकले किसानों का जत्था धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे, और ऐसे में उन्होंने आखिरकार महाराष्ट्र की सीमा भी पार कर ली है। जल्द ही मध्य प्रदेश में घुसेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर कई गाँव में जाकर लोगों को और किसानों को इस पूरे कानून के खिलाफ, इसकी कमियों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे, और ये काफिला और बड़ा होता जाएगा और आखिरकार दिल्ली में ये पहुंचेगा काफिला। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि कृषि कानून में संशोधन को तैयार होकर केंद्र ने माना कि उनसे बड़ी कमियां रह गई है। भारतीय किसान यूनियन ने ये बात कही, और इसी के साथ में अस्तित्व में आने के 7 साल भी बहाल नहीं हो पाया लोकपाल कानून, अभी तक पूरी तरह से नियुक्तियां नहीं हो पाई है। यानी 2011 के अन्ना आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आप लोकपाल बिल लेकर आइए, लेकिन लोकपाल बिल आने के बावजूद अभी तक लोकपाल कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां तक नहीं हो पाई है। और एक और जानकारी की माने तो ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा, अगर फंड नहीं दे सकते तो गौशाला से छोड़नी होगी गायें। 2019 में प्रदेश सरकार ने आवारा गायों की देखभाल के लिए अस्थायी गौशाला स्थापित करने की बात कही। अब बांदा जिले के कई पंचायत प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उनसे कहा
कि अप्रैल 2020 के बाद उन्हें गौ कल्याण का फंड नहीं दिया गया है, जिसके कारण कई पशुओं की भूख से मौत हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार के दावे कैसे हैं और जब फंड देने की बात आ रही है तब किस तरह का रवैया है। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठन को मिले विदेशी चंदे की बैंक ने जानकारी मांगी है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह का कहना है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को डराने का प्रयास कर रही है। यह संगठन कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले सबसे बड़े कृषि संगठन में से एक है और इसीलिए इसको निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के नेता को अपना जबलपुर युवा महासचिव चुने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जांच की शुरुआत कर दी है और जांच में पता चलेगा कि आखिरकार ये गलती कैसे हो गई। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध भारत को चिंता में नहीं डालने चाहिए, रूस ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि रूस और पाकिस्तान के बीच में लगातार करीबियां बढ़ रही है। इसको लेकर भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा आए बयान पर रूस ने अपनी टिप्पणी की है। एक और अपडेट की माने तो दो फाड़ होने के कगार पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली की जगह माधव बने हैं अध्यक्ष। यानी भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अंदर भी कई सारी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, जहां पर पार्टी में नेतृत्व को लेकर ही एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। और इसी बीच पूर्वांचल से यूपी को साधेंगे अखिलेश यादव, आजमगढ़ में बनाएंगे अपना कार्यालय और यहीं से शुरू की जाएगी पूर्वांचल के अभियान। और एक और अपडेट की माने तो केंद्र सरकार अपना रहा है छल वाली नीति, सरकार की चिट्ठी किसान संगठनों को चक्रव्यूह में डालने जैसा है। और एक और अपडेट की माने तो एक बार फिर से बिहार की सियासत में पप्पू यादव दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और बाद में उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। और एक और अपडेट की माने तो मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भविष्यवाणी से मैं सहमत हूं, कई सारी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को लेकर हो सकता है बीजेपी जल्द कोई बड़ा फैसला ले। जो कुछ भी अपडेट सामने आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।